मध्य प्रदेश में एक बार फिर चुनावी घमासान मचने जा रहा है। लोकसभा चुनाव की थकावट भी दूर नहीं हुई कि विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। यहाँ है उपचुनाव। अमरवाड़ा, कांग्रेस विधायक कमलेश शाह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। विजयपुर, कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीना, कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे भाजपा की सदस्यता ले चुकी है। बुधनी, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान लोकसभा के लिए चुने जा चुके हैं। इनमें अमरवाड़ा सीट पर चुनाव कार्यक्रम भी घोषित हो चुका है। 10 जुलाई को यहां वोट पड़ेंगे। भाजपा ने यहां से कमलेश शाह को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अमरवाड़ा सीट कांग्रेस का मजबूत गढ़ मानी जाती है। कमलेश शाह यहां 2013, 2018 और 2023 पर कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं। भाजपा यहां तीसरे स्थान पर रही है। यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बीच होता आया है। कांग्रेस यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के किसी नेता पर दाव लगाने की कोशिश में है। यहाँ फिलहाल कांग्रेस की तरफ से चंपालाल करचे और नवीन मरकाम का नाम चल रहा है। बुधनी में भाजपा और कांग्रेस दोनों से कई नाम चल रहे हैं। यूं तो बुधनी भाजपा की परंपरागत और मजबूत सीट है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पूरी ताकत से उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यहाँ कांग्रेस से जिन नामों की चर्चा है उनमें अभिनेता विक्रम मस्ताल और आनंद जाट मुख्य है। वहीं भाजपा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान, पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत, पूर्व निगम अध्यक्ष गुरु प्रसाद शर्मा के साथ ही कई और नेताओं के नाम भी चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे ने फिलहाल तो इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन इनके इस्तीफे के बाद विजयपुर और बीना दोनों विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव लगभग तय है। उपचुनाव को लेकर दोनों दलों ने अंदर ही अंदर तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा को भरोसा है कि उसका विजय रथ उपचुनाव में भी आगे बढ़ेगा, तो कांग्रेस का दावा है कि जनता दल बदलुओं को सबक सिखाएगी और बुधनी में भी इस बार फेरबदल रहेगा। बुधनी चुनाव को छोड़ दे तो बाकी जो 3 उपचुनाव होने वाले हैं, इन 3 उपचुनाव में जो 6 उम्मीदवार खड़े होने वाले हैं, ये 6 के 6 कांग्रेसी नेता रहेंगे। यानी आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन, एक पार्टी और विचार पर टिकने वाली बात, ये अब नहीं रही। ये बिल्कुल एक नई राजनीतिक संस्कृति है जिसका निर्माण बीजेपी ने किया है। भाजपा के लिए कोई चुनाव चुनौती नहीं है, क्योंकि जनता से किए गए वादों को हम पूरा करते हैं और हमारा कार्यकर्ता सदैव सतत संपर्क और संवाद में लगा रहता है। और यूं भी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव, इन दोनों में जनता का जो आशीर्वाद हमें मिला है वो स्पष्ट बताता है कि उपचुनाव भी बड़ी अंतर से हम जीतेंगे और कांग्रेस सफाई होगी। ये उपचुनाव भाजपा से ज्यादा कांग्रेस के लिए मायने रखते हैं। एक और अमरवाड़ा में कमलनाथ के सामने अपना सियासी दबदबा वापस लौटाने की चुनौती है, तो लोकसभा चुनाव की करारी हार के बाद अपने ही नेताओं के निशाने पर आए जीतू पटवारी के सामने भी खुद को साबित करने की चुनौती इन चुनावों में होगी। देखना ये है कि वो इससे कैसे निपट पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एनडी एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। उपचुनाव किस पर दाव? जी हां, मध्य प्रदेश में एक और चुनावी बसात बिछने जा रही है। जल्द ही प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। इनमें एक सीट अमरवाड़ा पर तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। जिन 4 सीटों में चुनाव होने जा रहे हैं उसमें एक बुधनी, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है, तो 3 सीटों अमरवाड़ा, विजयपुर और बीना में विधायकों के दल बदल की वजह से चुनाव होंगे। उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने है। भाजपा विकास और सुशासन के नाम पर वोट मांगने की तैयारी में है, तो कांग्रेस सरकार की नाकामियों के साथ दल बदल को लेकर भाजपा को घेरने की रणनीति तैयार कर रही है। किसकी रणनीति सफल होती है, कौन चलता है, किस पर दाव, इस पर चर्चा करेंगे। जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। 4 सीटों पर उपचुनाव, किसका चलेगा दाव? कौन जीतेगा अमरवाड़ा का चुनावी अखाड़ा? बुधनी में कितनी ताकत दिखा पाएगी कांग्रेस? उपचुनाव में कितना असर करेगा दल बदल का मुद्दा?
इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया, परिचय आपका सबसे पहले करा देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, भाजपा से प्रवक्ता अजय धबले हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का बहुत स्वागत है। विवेक जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ये माना जा रहा है कि बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के लिए ये चुनाव अहमियत रखते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव की हार, उसके बाद लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप जिस तरह हुआ है, और अब उपचुनाव की तैयारी में यही सवाल है कि क्या जीतू पटवारी की टीम कमाल कर पाएगी। देखिए, निश्चित ही जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो पूरी मजबूती के साथ में इन तीनों सीटों पे, जहां पे कांग्रेस के विधायकों ने जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में धोखा किया है और दल बदल किया है, उन सीटों पे कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूती से काम कर रहे हैं। और निश्चित ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की दम पे वहां पे कांग्रेस के प्रत्याशियों की विजय हुई थी, जिन्होंने एक डील के तहत, या जो भी मैं उस विषय पे नहीं जानना चाहता हूँ, उसके बाद में जो आज उपचुनाव का सामना जनता के बीच में करना पड़ेगा, तो उन प्रत्याशियों को जवाब देना पड़ेगा जनता की अदालत में कि क्या डील हुई, वो क्यों बिक गए और किस तरीके से उन्होंने विश्वासघात अपने कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता के साथ पे किया। अमरवाड़ा निश्चित ही कांग्रेस का गढ़ रहा है, भाजपा कभी भी मुकाबले में नहीं रही है, और निश्चित ही हमारे कार्यकर्ताओं का एक मजबूत वहां पे संगठन है जो कि जमीनी रूप से काम करता है। और निश्चित ही अभी जब भाजपा के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस के वो प्रत्याशी आएंगे जिनको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमेशा सिरमौर रखा और उनकी जीत के लिए दिन रात मेहनत की, जब वो जनता की अदालत में खड़े होंगे तो इन सभी प्रश्नों का उनको जवाब देना होगा। और मैं समझता हूँ 4 सीटों पे जहां अभी चुनाव होने वाले हैं वहां पे कांग्रेस के प्रत्याशी भारी बहुमत से विजयी होंगे, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव से पूर्व, विधानसभा चुनाव से पूर्व जब भाजपा की जो सरकार है उसने कई वादे प्रदेश की जनता से किए थे, उन वादों के अनुरूप वो कार्य नहीं कर रही है। चाहे हम लाडली बहना को 3,000 रुपए देने की बात कहें, चाहे किसानों को उचित समर्थन मूल्य देने की बात कहें, तो सारे वादे इनके खोखले दावे साबित हुए हैं, जो कहीं ना कहीं जनता के बीच में चर्चा का विषय है। और आगामी उपचुनाव में जब इन विषयों पर चुनाव लड़ा जाएगा तो निश्चित ही जनता ने अभी जिस तरीके से केंद्र सरकार के चुनाव में, लोकसभा इलेक्शन में जिस तरीके से जनता ने आईना दिखाने का काम भाजपा को किया है, अभी तो बहुमत से दूर किया है, अगली बार मैं समझता हूँ सरकार से दूर करने का कार्य जनता करेगी। और निश्चित ही जनता की अदालत में इन सभी उम्मीदवारों को आना है और अपनी सफाई पेश करनी है कि क्यों उन्होंने, जहाँ कमलनाथ का गढ़ माना जाता था, वो सीट भी इस बार बीजेपी ने अपने कब्जे में कर ली। उसके बाद अब अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा, एक बार फिर कमलनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर है। यहाँ देखिए, सिर्फ कमलनाथ जी नहीं, ये पूरी कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा का विषय है। और हमें एक सीट का नुकसान मध्य प्रदेश में हुआ है, हमारी एक लोकसभा सीट हमने खोई है, इसका हमें पूरा, मैं समझता हूँ उसको लेकर हमने रणनीति बना ली है। जो कमियां पिछले चुनाव में रह गई थी, लोकसभा इलेक्शन में क्या कमियां थी, उन सभी को दूर कर लिया गया है। संगठनात्मक हमने कई परिवर्तन कर दिए हैं और निश्चित ही हमारे कार्यकर्ता पुनः पूरी ऊर्जा के साथ में जनता के बीच में कांग्रेस की विचारधारा को ले जा रहा है। और जो भाजपा की जन विरोधी नीतियां हैं, जिस तरीके से भाजपा पूरे मध्य प्रदेश में तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाई हुई है, जनता से संवाद नहीं है और जनता के खिलाफ में ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जिससे सीधे सीधे जनता आहत होती है, उन सभी विषयों को लेकर हम चुनाव के बीच में जाएंगे। और हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे प्रत्येक पोलिंग बूथ पे मजबूती के साथ, सजगता के साथ डटे हुए हैं। और निश्चित ही चुनौती भाजपा के लिए है, क्योंकि जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आज तक मुकाबला अमरवाड़ा में भाजपा नहीं कर पाई और यही इतिहास पुनः दोहराया जाएगा। अजय जी, बीजेपी तो उपचुनाव को चुनौती मान ही नहीं रही है, लेकिन फिर भी वो गढ़ रहा है कांग्रेस का अमरवाड़ा, और कमलेश साहब बीजेपी में आ गए हैं, उन्हीं पर दांव खेला जा रहा है। आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? ये दल बदल का जो विक्टिम कार्ड है बिल्कुल कांग्रेस प्ले करेगी। प्रिशिता जी, मुझे लगता है विवेक जी पूरी तैयारी करके नहीं बैठी है। भारतीय जनता पार्टी इसके पूर्व भी अमरवाड़ा में विधानसभा के चुनाव जीत चुकी है, हम जनसंघ के जमाने में भी विधानसभा का चुनाव वहां जीत चुके हैं। रही बात इस बार के उपचुनाव की, तो इस बार का उपचुनाव इसलिए भी खास है कि हाल ही में जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, और पर्टिकुलरली हम अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र जो है रिजर्व शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व विधानसभा है। इसे विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को लगभग 16,000 वोटों की लीड मिली है। जब कमलेश शाह जी ने इस्तीफा दिया उसके बाद उन्होंने वहां पे भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया, और वहां का स्थानीय भाजपा का संगठन, हमारे पूर्व के नेता जो चुनाव लड़ चुके हैं, इन सभी के संगठन शक्ति की वजह से भारतीय जनता पार्टी लगभग 16,000 वोटों की लीड से इस क्षेत्र से रही है। रही बात छिंदवाड़ा की पर्टिकुलरली, तो छिंदवाड़ा की
ट्राइबल जो तीनों सीटें थी, जो ट्राइबल रिजर्व है और एक हमारी जो शेड्यूल कास्ट रिजर्व है, इन सारी सीटों से भारतीय जनता पार्टी लगभग 20-20 हजार की लीड से आगे है। तो निश्चित तौर पर यह दिखाता कि छिंदवाड़ा का भी जनजातीय समुदाय, जैसा देश का जनजातीय समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, वैसे ही छिंदवाड़ा का जनजातीय समुदाय इस बार जागरूक हो चुका है। उसने विकास को चुना है, उसने जो सामंतवादी परिवार की राजनीति उसको टक्कर दी है और पहली बार भारतीय जनता पार्टी जनरल इलेक्शन में 49% वोट शेयर लेकर आकर छिंदवाड़ा का विजयश्री हासिल की है। रही बात जो दल बदलुओं की इतिहास की, विवेक जी बता रहे हैं, ऐसा ही सेम हमारे सामने उदाहरण है। 2020 में उपचुनाव ले लीजिए, 28 सीटों पे उस समय उपचुनाव हुए थे। उन 28 सीटों में की लगभग 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने दमदारी के साथ में जीती थी। और रही बात जो कांग्रेस में के साथी भारतीय जनता पार्टी में आकर जिन्होंने विकास की राजनीति चुनी, जिन्होंने राष्ट्रहित की राजनीति चुनी, उनको उस समय देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया था, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था। रही मध्य प्रदेश की बात जो अमरवाड़ा की हो रही है, निश्चित तौर पे एक ऐतिहासिक मैंडेट के साथ में हमारे जो प्रत्याशी घोषित हैं राजा कमलेश शाह जी, वो वहां से चुनाव जीतेंगे। और जो वादा खिलाफी और विश्वासघात का जिनका इतिहास रहा है, वो बार बार जनता की अदालत के सामने जाते हैं, जनमत उनके विरोध में आता है, जनादेश उनके विरोध में आता है। वो फिर भी इस बात पे फिर से भ्रम फैलाने की बात करते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्पों को पूरा नहीं किया या भारतीय जनता पार्टी के विरोध में 2024 का मैंडेट आया। देखिए, 10 वर्ष शासन करने के बाद भी जिस दल को प्रो इनकम्बेंसी का वोट मिला है, 240 सीटें मिली हैं। और कांग्रेस अपना इतिहास उठा के देख ले, 1991 में कांग्रेस की 234 सीटें आई थी। तब उसके बाद कांग्रेस कभी जो 3 डिजिट का आंकड़ा है, वो कांग्रेस ने एक ऐसे दमदारी के साथ में कभी प्राप्त नहीं किया। अभी भी 3 चुनाव का इतिहास और जोड़ ले तो 2014, 19 और 24 का टोटल इनका 193 के आसपास होता है। भारतीय जनता पार्टी उससे भी आगे। तो ये जो 99 में खुशी मना रहे हैं, उन लोगों को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। रही बात उपचुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, आप देख रहे हैं कि कल ही मीडिया में आपने सभी ने कवर किया है कि अमरवाड़ा के उपचुनाव को लेकर कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन महामंत्री जी और अमरवाड़ा की सारी लोकल टीम, छिंदवाड़ा की लोकल टीम, इनके साथ में बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी दमखम के साथ में चुनाव में उतर चुकी है। आप देखेंगे ऐतिहासिक परिणामों वाला अमरवाड़ा का उपचुनाव रहेगा। उसके बाद भी जो मध्य प्रदेश में अन्य उपचुनाव होंगे, तब भी जनता संकल्प पूर्ति के इतिहास वाली भाजपा को ही चुनेगी। चलिए रंजन जी से प्रतिक्रिया ले लेते। रंजन जी, इन 4 सीटों पर उपचुनाव के समीकरण देखा जाए तो क्या समझ में आ रहा है? अगर 2020 में जो उपचुनाव हुए थे, अगर उनकी बात की जाए सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद, तो ये माना जा रहा था कि कांग्रेस कमजोर पड़ गई, लेकिन उतनी कमजोर नहीं कांग्रेस दिखाई दी थी। 4 सीटों पर उपचुनाव होना है और खासकर अमरवाड़ा सीट पर ज्यादा फोकस है। देखिए, एक सीट तो अभी अनाउंस हो गया है और जैसे परिस्थितियां हैं 3 पे उपचुनाव हो जाए। अब सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव हो रहे हैं वो डिफरेंट सिचुएशन में हो रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश को लें तो भाजपा काफी उत्साहित है लोकसभा में 29 सीट पा करके। लेकिन अगर इंडिया कॉन्टेस्ट में देखें आप पूरे देश भर में, तो विपक्ष जो इंडिया ब्लॉक है वो बहुत उत्साहित है। जिस तरह से रिस्पांस मिला है, जिस तरह से भाजपा का जनाधार घटा है पूरे देश भर में, तो आक्रामक है। इस आक्रामक रवैये के चलते मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों ने रूलिंग पार्टी का साथ दिया है, जैसे रावत है वहां से मुरैना से रामनिवास रावत या कमलेश शाह, कोई भी उनको बख्शने के मूड में है कांग्रेस। तो बहुत ही एग्रेसिव चुनाव होने जा रहा है। दूसरी बात है, सोशल मीडिया की वजह से भी मैं देख रहा हूँ पिछले दशक से, जब से सोशल मीडिया ज्यादा सक्रिय हुआ है, चुनाव में बहुत ज्यादा एनर्जी, टाइम वेस्ट होने लगा है। चाहे भाजपा और कांग्रेस हर चुनाव पे जी जान लगा देती है और उसमें चाहे सरकार काम भी इफेक्ट होता है, अलग बात है। तो हम लोग को बहुत ही भीषण संघर्ष देखने को मिलेगा। वो अनफॉर्चुनेट भी है, उसकी वजह से सरकार काम प्रभावित होता है, जनता का काम प्रभावित होता है, लेकिन सिचुएशन यही है। तो जो इंडिया ब्लॉक ने यहाँ तक समाजवादी पार्टी थी कांग्रेस के साथ, जो जनाधार मध्य प्रदेश से खोया है छिंदवाड़ा में, उसको वापस लेने की कोशिश करेगी। और भाजपा के लिए, जैसा विवेक जी कह रहे थे कि प्रतिष्ठा का प्रश्न है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, लेकिन जहाँ भाजपा का मामला है 29 सीट जीतने के बाद वो नहीं चाहेंगे, चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हों या वी.डी. शर्मा जी हों जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कि कोई भी सीट उनके हाथ से जाए। तो दोनों के लिए बहुत ही प्रतिष्ठा का सवाल हो गया है ये चुनाव, और खासकर जो नेशनल सिनेरियो है।
तो जो भी है, मुझे लगता है कि भाजपा कांग्रेस अपने जनाधार को दिखाने की कोशिश करेगी, जिससे पूरे देश भर में मैसेज जाए, क्योंकि चुनाव हरियाणा में होना है, चुनाव महाराष्ट्र में होना है। उसके पहले कांग्रेस पूरा दमखम दिखाने की कोशिश करेगी। जो नेताओं का सवाल मैंने कहा, अगर भाजपा में चीफ मिनिस्टर और स्टेट प्रेसिडेंट का मामला है, तो जीतू पटवारी जी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है कि जो लोकसभा चुनाव में नहीं कर पाए वो इस कुछ करके दिखाएं। उनकी रणनीति क्या है, पार्टी के लोग मनोबल कैसे दिखाते हैं। जैसे विवेक जी कह रहे थे कि काफी चीजें दूर कर ली गई है, मुझे नहीं पता क्या चीज दूर की गई है, विवेक जी बता सकते हैं। लेकिन मुझे भी लगता है कांग्रेस के लेवल पे, खासकर जीतू पटवारी के लेवल पर, उनकी प्रतिष्ठा का सवाल इसलिए है कि उनका जो एक उनका एफिशिएंसी का है, उनकी स्किल का है, उनका पॉलिटिकल इक्विपमेंट का है, वो दिखाने का मौका है कैसे वो कांग्रेस के जनाधार को वापस लाके पूरे देश को दिखाएंगे। एक बार फिर जीतू पटवारी के लिए टेस्ट के तौर पर ये चुनाव आ रहे हैं विवेक जी, नई टीम तैयार की जा रही है, किन रणनीतियों पर काम किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात, किसी चीज पर काम हो ना हो, कांग्रेस के संगठन की मजबूती पर तो काम होना बहुत जरूरी है। देखिए, निश्चित ही भाजपा ने जिस तरीके से राजनीति को दूषित करने का कार्य पूरे देश भर में किया है, दल बदल के अगर सबसे ज्यादा उदाहरण आप देखेंगे तो भाजपा में। भाजपा एक तरफ अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन कहती है, और दूसरी तरफ व्यवस्था पूर्वक अन्य दलों के नेताओं को दबाव डाल के, प्रभाव डाल के, या उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करा के अपने दल में शामिल कर लेती है। तो भाजपा का ये जो दोहरा चरित्र है, जनता के सामने इसकी पोल खुल चुकी है। आपने देखा देश में किस तरीके से विपक्षी दलों को खत्म करने की भाजपा ने पूरी मुहिम चला रखी है। निश्चित ही मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को उसका नुकसान हुआ था। हमारे कई कार्यकर्ता पदाधिकारियों को झूठे मुकदमे का भय दिखा के या प्रलोभन देकर इन्होंने अपने दल में शामिल करा लिया। जनता ने लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इस पूरी रीति नीति को नकारा है। जब देश के प्रधानमंत्री महोदय और भाजपा आज बहुमत से दूर है, बैसाखियों पे खड़ी टिकी सरकार है, तो निश्चित ही जनता ने एक संदेश दिया है कि जिस प्रकार से आप राजनीति को कर रहे हैं, लोकतंत्र के साथ परिहास कर रहे हैं, इसका जवाब जनता देगी। हम फिर कहना चाहेंगे, चारों सीटें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। 3 सीटों पे तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने मेहनत, अपने परिश्रम के माध्यम से आपके मजबूत कैंडिडेट रहे हैं, हमेशा चुनाव जीतते आए, इतिहास अगर देखें, और अच्छा खासा जनाधार उनका रहा है। अब उनके सामने कौन चुनौती बनेगा? ये भी माना जा रहा है कि आप थर्ड फ्रंट का सपोर्ट ले सकते। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का नाम भी सामने आ रहा है। अमरवाड़ा पे तो हमारे अजय धवले जी, भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता महोदय, भी बता चुके हैं कि भाजपा का अस्तित्व भी कभी अमरवाड़ा विधानसभा में नहीं था। जनसंघ के समय की वो खुशी मना रहे हैं। भाजपा का तो कोई प्रत्याशी अमरवाड़ा में आज तक टिक ही नहीं पाया। उसकी सबसे बड़ी वजह कांग्रेस का कार्यकर्ता था। 2013 में भी अमरवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ा, तो भाजपा को कभी अमरवाड़ा में टिकने नहीं दिया। और हमारे संगठन की सबसे बड़ी शक्ति हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है, और हमारे कार्यकर्ता संगठन संगठित होकर इस लड़ाई को लड़ेगा, और निश्चित ही 3 नहीं, हम चारों सीटों पे विजयी होंगे। इस उपचुनाव में तो दिखानी पड़ेगी विवेक जी, विधानसभा चुनाव में नजर नहीं आए, लोकसभा चुनाव में नजर नहीं आए। देखिए, निश्चित ही हमारे कार्यकर्ता उत्साह के साथ में इस लड़ाई में लग गया है, और निश्चित ही ये जिस तरीके से अपमान किया है उस विधानसभा क्षेत्र की जनता का, उस विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, जिस तरीके से डील के माध्यम से भाजपा ने कांग्रेस के नेता और विधायकों को अपने दल में शामिल किया है, इसका जवाब क्षेत्र की जनता देगी। क्षेत्र की जनता भाजपा के नेताओं से सवाल पूछेगी कि आपकी क्या डील हुई है, क्या आपको प्रलोभन दिया गया है, या आप पे क्या दबाव बनाया गया। उसके सैकड़ों बहाने हो सकते हैं, परंतु जनता इसको बहुत अच्छे से जानती है। इतने मजबूत कैंडिडेट्स को आप तोड़ कर ले आए, क्या डील थी ऐसी? ऋषिता जी, उसी मजबूत कैंडिडेट ने मीडिया के समक्ष आकर सार्वजनिक रूप से यह कहा है कि बार बार जनजातीय समुदाय का अपमान किया जाता है। आप देखेंगे में भी भरे चुनाव में कमलनाथ जी और उनके परिवार ने, जो राजा भक्त बुलंदशाह के वंशज हैं, राजा कमलेश शाह जी, उनको गद्दार और बिकाऊ कहा। उसी का परिणाम है कि अमरवाड़ा की जनता ने 16,000 वोटों से लोकसभा चुनाव में कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ को हराया है। कांग्रेस इस बात को, मुझे लगता है कि एनालिसिस नहीं कर रही कि आप किसी व्यक्ति ने आपकी विचारधारा के विरोध में जाके अन्य दल को अपनाया है, इसका मतलब वो गद्दार और बिकाऊ नहीं हो गया। उसने अपनी विचारधारा बदली, उसने किसी अन्य विचार को चुना, इसलिए इसका मतलब वो गद्दार और बिकाऊ नहीं हुआ। और वो जब स्पष्ट रूप से कह सकता है कि मुझे किसी प्रकार का दबाव नहीं है, किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि मैं किसी राष्ट्रहित की राजनीति में आना चाहता हूं, मैं राष्ट्रहित को चुनना चाहता हूं, फिर भी उसे गद्दार और बिकाऊ कहा जाता है, तो वहां की जनता ने अपने जनमत के माध्यम से, अपने आशीर्वाद के माध्यम से
राजा कमलेश शाह जी को, हमारे विवेक बंटी साहू जी को जो आशीर्वाद दिया, कांग्रेस को तो आईना दिखा दिया है। फिर भी अगर गद्दार और बिकाऊ किसी को कहना है तो बार बार आप जनता के समक्ष जाइए। जब कांग्रेस को कोई छोड़ के जाता है, कांग्रेस इसी प्रकार के राग अलापती है, और देखेंगे कभी भी इन्होंने आत्ममंथन नहीं किया कि क्यों अच्छे योग्यतावान क्षमतावान कार्यकर्ता इनके दल को छोड़ के गए। यही बात अगर किसी अन्य दल की हो तो वो एक बेईमानी इसलिए लगता है कि लोकतंत्र में आपको विफलताओं को, आपकी अक्षमताओं को कभी ना कभी बैठकर विचार करने की आवश्यकता है। कांग्रेस का नेतृत्व इस पर कभी भी बैठता नहीं है, कभी भी विचार नहीं करता। ये 99 की खुशी मनाने लग गए। कांग्रेस को तो तीसरी बार विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला, इनको आत्ममंथन करने की आवश्यकता थी, लेकिन ये 99 पे खुशी मना रहे। छिंदवाड़ा में इतनी ऐतिहासिक हार हुई है, उसकी ये खुशी मना रहे। तो मुझे लगता है कांग्रेस का नेतृत्व को अभी जाग जाना चाहिए। अमरवाड़ा के उपचुनाव में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। विवेक जी, देखिए, निश्चित ही ये जनता बहुत समझदार है और जनता को मूर्ख समझने की गलती भाजपा दोबारा ना करे। देश में जिस तरीके से अजीत पवार जी का मामला हुआ, आपने ईओडब्ल्यू से पहले प्रकरण दर्ज कराया, फिर भाजपा में ज्वाइन करा लिया। आज देश की जनता पूछना चाहती है, जो प्रत्याशी सुबह कांग्रेस का प्रत्याशी होता है, कांग्रेस के पक्ष में समर्थन मांगता है, वो दिन में भाजपा को ज्वाइन कर लेता है। वो आपके मंत्री, आपके विधायक उस प्रत्याशी को लेकर कलेक्ट्रेट जाते हैं, उसका नामांकन वापस कराते हैं। तो ऐसी क्या व्यवस्था है कि आपको दूसरे दलों पर निर्भर होना पड़ रहा है? आपके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है क्या कि जिसको आप प्रत्याशी के रूप में भाजपा का चेहरा बना के अमरवाड़ा में उतारे? एक दूसरे दल के आए हुए नेता को आप जब चुनाव लड़ाते हैं तो आप अपने संघर्षशील भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ते हैं, जो अमरवाड़ा में कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने लोहा लेता है, लड़ाई लड़ता है। क्या उनकी हैसियत नहीं है या कोई ऐसा काबिल आपके पास में कार्यकर्ता नहीं है? क्यों आप उसको चुनाव नहीं लड़ाते? क्यों कांग्रेस से आए हुए लोगों को आप मौका दे रहे हैं? जो दल बदल के आए हैं उन लोगों को मौका देने की जगह आप भाजपा के किसी निष्ठावान कार्यकर्ता को मौका देंगे तो आपका कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ेगा। कहीं ना कहीं डील का हिस्सा है, तभी तो आपकी मजबूरी है उनको टिकट देना। अगर आप उनका टिकट काट दें, अपने किसी भाजपा के कार्यकर्ता को टिकट देंगे तो मैं समझता हूँ इससे आपके संगठन के लिए भी लाभ होगा। अजय जी, जवाब दे दीजिए इसका। देखिए, जो डील की बात कर होती है, जनआकांक्षाओं के सम्मान की डील होती है, गरीब कल्याण की डील होती है, विकास की, और उसी विकास को चुनकर अन्य दलों के अच्छे योग्यतावान क्षमतावान कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आता है। विवेक जी, अच्छे लोगों को राजनीति का अवसर प्रदान करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये किसी परिवार की पार्टी नहीं है। यहाँ सामान्य कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री बनते, अन्य दलों से आए सामान्य कार्यकर्ता को दीजिए ना। मध्य प्रदेश में आपके सामान्य कार्यकर्ता कांग्रेस में कभी संभव नहीं होता। लोग भली भांति जानते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। भारतीय जनता पार्टी ने योग्यतावान क्षमतावान लोगों को दायित्व दिए हैं, उन्हें नेतृत्व करने का अवसर दिया है। इसी वजह से लोग आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। आपको वास्तविकता को स्वीकार करने की आवश्यकता है विवेक जी। कांग्रेस जिस दिन वास्तविकता स्वीकार करेगी, अच्छे से विपक्षी राजनीति मंत्री बनाने की आप अपने कार्यकर्ता को दीजिए ना, टिकट काट दीजिए ऐसे दूसरे दलों से आए हुए लोगों को। भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता होते हैं, वो हमारे दल में आ गए, वो भी कार्यकर्ता, हम सभी कार्यकर्ता है। हमारे यहाँ कोई नेता कमलेश शाह जी से अच्छा कार्यकर्ता नहीं है ना भाजपा में, यही कहना चाहते हैं ना कि आपके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है कमलेश शाह जी से अच्छा। कांग्रेस का आए हुए भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, भाजपा में कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई सम्मानित नेता भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता नहीं है। आपको तो खुश होना चाहिए कि किसी योग्यतावान या विचारवान कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया है। ऐसे ही अवसर अच्छे लोगों को आपके कार्यकर्ता हमेशा देती रहेगी। साहस नहीं है क्या चुनाव लड़ने का? डरते हैं आपके कार्यकर्ता या उनको अवसर नहीं देना चाहते आप? कोई मांगने भी नहीं आया टिकट, आपको ऐसी आदत हो गई है, मांगने भी नहीं आया दल कोई छोड़ के जाता है। इतनी मतलब शर्म की बात है, आप अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते, कार्यकर्ताओं की पार्टी का कार्यकर्ता का सम्मान नहीं करते। मैं सुझाव देना चाहता हूँ, वहाँ के मंडल परिवार दीजिए जिसने लोहा लिया है, जिसने लड़ाई लड़ी है सालों साल किया है। जिस कब तक क्या कोई बाध्यता, कब तक क्या आपकी डील का अगर डील में नुकसान नहीं हो रहा हो, ठीक है, क्या चुनाव के बाद समझ में आएगा। रंजन जी से प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पर कि दल बदल का जो मुद्दा है इस चुनाव में कितना असर करेगा, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि अगर कोई दल बदल के किसी पार्टी में जाता है या उसको चुनावी मैदान में उतार दिया जाए तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता, जो स्थानीय कार्यकर्ता, उनमें मनमुटाव की स्थिति तो बनती है। रंजन जी, देखिए, दल बदल का असर पड़ता है, डिपेंड इस बात पे करता है कि जो जिस पार्टी से दल बदल हुआ है वो किस मुद्दे, उस मुद्दे कैसे उठाती है। आप याद कीजिए, जब चुनाव हुआ था, कांग्रेस के लोग भाजपा में आए थे, सरकार भाजपा की बनी थी, तो गद्दार वाला मुद्दा पूरा चला था। बिल्कुल। उसके बावजूद भी गद्दार का मुद्दा जो कमलनाथ जी ने उठाया था, उस समय सबने उठाया था, उसमें 28 सीट में से 19 सीट भाजपा जीत के ले गई थी। तो डिपेंड करता है कि परिस्थितियां कैसी हैं। और कांग्रेस, क्योंकि 4 सीट में 3 सीट तो कांग्रेस का है
और जो बीना का मामला, जहां तक उन्होंने जीतू पटवारी पे आरोप लगा के छोड़ा कि जो इमरती देवी को लेकर जो उन्होंने कुछ रिमार्क किया था, रानी असरावत का हमने देखा है। तो अब जो कि विवेक जी ने एक चीज कहा कि उसमें से अगर किसी केस का भय दिखा करके किसी को लाया गया है तो परिस्थिति क्या होगी, विवेक जी जानते होंगे कि इन लोगों को क्या माफ कर दिया गया है या फिर ये दूसरे कैंडिडेट लाए जाएंगे या फिर पार्टी के स्तर पे क्या होता है। तो ज्यादा प्रतिष्ठा का प्रश्न कांग्रेस का है, 3 सीट कांग्रेस की है, 1 भाजपा का है, और भाजपा का क्यों प्रतिष्ठा है मैंने बता दिया आपको। विवेक जी, तीन सीट पर ही दल बदल की स्थिति बनी हुई है, आपके लिए और ज्यादा चुनौती होगी क्योंकि आपको उतने मजबूत कैंडिडेट्स भी चुनावी मैदान में उतारने होंगे। जो आपने हमने हमारे कैडर में परिवर्तन किया है हमारा, तो रामनिवास रावत को लेकर के और जो बीना के कैंडिडेट हैं उनको लेकर क्या स्टैंड पार्टी का है। चलिए ठीक है, समय की कमी है, विवेक जी आपका कमेंट। देखिए, निश्चित ही हमारे कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर तैयारी शुरू कर दी। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी रिपोर्ट बुला लिया और हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ता वहां मजबूती के साथ में जमीनी तैयारियों में लग गए हैं। प्रत्येक बूथ पे कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मुकाबला भाजपा से नहीं है, शासन से है। शासन का जिस तरीके से दुरुपयोग भाजपा करती है, हर चुनाव में आप देख रहे हैं जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, उस दुरुपयोग को रोकने के लिए हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। और निश्चित ही वहां इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा जनता की अदालत में, और भाजपा के नेताओं को भी जो डील हुई है उसको जनता को बताना पड़ेगा कि क्यों दूसरे दलों को लोगों को आप बार बार भाजपा में शामिल करा रहे हैं और लोकतंत्र को शर्मसार कर रहे हैं। आज जनता की अदालत में इस बात का फैसला होने वाला है कि क्या आगे भविष्य की राजनीति में ऐसे लोग टिकेंगे जो चुनाव जीतने के बाद दूसरे दलों में चले जाते हैं या डील के माध्यम से अपनी जनता के साथ में विश्वासघात करते हैं। भविष्य की राजनीति में ऐसे लोग आगे राजनीति करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका फैसला जनता करेगी। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन 3 सीटों की अगर बात की जाए दल बदल के तहत जो खाली हुई है उन पर यह तो तय है कि कांग्रेस जमकर इस मुद्दे को भुनाने वाली है, लेकिन ये देखना बाकी होगा कि इस मुद्दे का कितना फायदा कांग्रेस को मिलता है, क्योंकि ज्यादा अहम ये उपचुनाव कांग्रेस के लिए माने जा रहे हैं, जीतू पटवारी की नई टीम के लिए माने जा रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर उनका एग्जाम है। फिलहाल एजेंडा में इतना ही, आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।